गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 15 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में उसका कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था, आज से हम आगे के पोर्शन को पूरा कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में अपने मैसेज टाइप करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैव आवर्धन। तो बच्चे, जो जैव आवर्धन है इसकी मैं एक बार रीडिंग करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। जैव आवर्धन आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए बच्चे, जैसे कि आपने आहार श्रृंखला देखी हुई है ना, उसमें पहले पौधा होता है। पौधे को खाने वाले शाकाहारी हिरण हैं, गाय हैं। उनको खाने वाले कार्निवोरस माना कि मांसाहारी शेर है, चीता है। फिर ऐसे ही अगर मनुष्य को भी जोड़ा जाए तो जैसे कि पानी है। अगर खेतों में वो छिड़काव किया गया है रसायन, उस रसायन के छिड़काव का जो सिंचाई करने के बाद पानी जाएगा वो पौधों में भी जाएगा, तो पौधों में भी वो रसायन जाएगा और साथ ही साथ वो पानी बह करके नहरों के द्वारा नदियों आदि में जाएगा। वहाँ उसमें पानी में मिक्स होगा वो रसायन जो पेस्टिसाइड खेतों में छिड़के गए थे कीड़ों से फसल को बचाने के लिए। अब जब उसको वो खाएंगे मछली आदि, तो उनके अंदर वो रसायन गया। उसके बाद मछली को यदि मनुष्य खाता है तो उनके अंदर भी वो रसायन जाएगा। तो बच्चे, जो सबसे ज़्यादा रसायन होगा ना वो मनुष्यों में होगा। तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पौधा है, पौधे को खाया मछली ने और मछली को फिर मानव ने, मनुष्यों ने। तो जो आखिरी नंबर पे होगा ना बच्चे, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वो रसायन पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा इसका जमाव वो जो होगा वो मानव में होगा। इसको ही जैव आवर्धन कहते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे के टॉपिक को जानेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में पूछेंगे। हमारा आगे का टॉपिक है पर्यावरण की समस्याएं। तो पर्यावरण की समस्याएं स्टार्ट करने से पहले आप खुद सोचिए कि हमारे आसपास वातावरण में कौन कौन समस्याएं हैं। जैसे कि साफ पानी ना मिलना, जो सिटी हैं, मेट्रो सिटी हैं जैसे दिल्ली है और भी सिटीज़ हैं, वहाँ पर गाड़ियों का ज़्यादा यूज़ होता है, कंपनियाँ होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो एयर हवा दूषित हो जाती है। और जो हमारे फसलें हो रही हैं उनमें रसायन का, खाद का इस्तेमाल ना करके फर्टिलाइज़र का, रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है मिट्टी में, मृदा प्रदूषण कहेंगे। कचरे का प्रबंधन नहीं होता है, इतना कूड़ा निकलता है, उसको सही तरीके से प्रबंध किया जाए। इससे भी क्या हो रहा है, वायु भी दूषित हो रही है, भूमि भी दूषित हो रही है। तो ये सब हमारी पर्यावरण की समस्याएं हैं। अब इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं एक बार। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित कर। देखिए, पर्यावरण माना कि वातावरण में कोई चेंज है तो उससे हमें भी फर्क पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और बहुत अच्छा वातावरण हो जाए तो उससे हमें सुखद अनुभूति होती है। ऐसे ही अगर हम लोग कोई ऐसी कोई गतिविधियां करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, जैसे केमिकल को नदियों में बहा देना, तो मछली आदि को नुकसान होता है, कूड़ा कचरा फेंक देना, तो ऐसे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट होती जा रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं और इसका मेन कारण है जंगल माना कि पेड़ों की कमी होना। एक और पर्यावरण समस्या कुछ काफ़ी वर्षों से दिखाई दे रही है, वो है ओजोन परत। ओजोन बच्चे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये धरती है और धरती क्या है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सारे ग्रह ऐसे करते हैं, है ना। तो इस पे सूरज की किरणें आती हैं धरती पर। जो किरणें आती हैं बच्चे,
वो पहले ओजोन परत से होकर के धरती पर आती हैं। ओजोन एक गैस का आवरण है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन एक ऐसा गैस का आवरण है, गैस का माना गैस में हम चल फिर भी सकते हैं, गैस कोई ठोस परत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। तो गैस का आवरण है चारों तरफ धरती के। तो धरती पर जब वो किरणें आती तो उस गैस के आवरण से छनकर का आती हैं सूरज की किरणें, जिससे कि धरती पर कुछ हानिकारक किरणें नहीं पहुंच पाती, जिनमें से यहाँ पर बताया गया है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। यदि ओजोन परत नहीं होगी तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कौन कौन सी हानियाँ होंगी। चमड़ी पर नुकसान होगा, कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद आँखों में हो सकता है, मस्तिष्क कमज़ोर हो सकता है, पौधों की वृद्धि पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके से अनेक प्रकार की हानियाँ अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों से होती है, और इन पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन की परत। मुख्य रूप से आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी एक वायुमंडल का हिस्सा है। ओजोन जो O3 फॉर्मूला, ये एक घातक जहर है, लेकिन धरती को एक सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन बनता कैसे है बच्चे? तो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो पराबैंगनी किरणों के कारण उसकी बॉन्डिंग टूट जाती है, तो वो ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, O+O हो जाता है। ये आपको दिख रहा है। फिर दूसरे ऑक्सीजन में ये सिंगल ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ये O3 बनाता है, इसको ही ओजोन कहते हैं। ये अपने आप बनता है। ओजोन परत का ह्रास मतलब उसमें कमी आना। तो 1985 में 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, और इसको ही ओजोन छिद्र, ओजोन होल का नाम दिया गया। और देखा गया कि ये बहुत तीव्रता से घट रही है ये गैस। क्यों घट रही है? इसका कारण देखा गया कि इंसानों ने जो AC, फ्रिज आदि बनाए हैं ना, उसमें इस्तेमाल हो रहा है, जो गैस उससे निकल रही है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आजकल एक और गैस है, वो है HCFC, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें जो होती हैं, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं और इसको अपघटित करती हैं। सन 1987 में 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में फिर से इसको बनाया, इसकी एक समिति बनाई गई, और इसमें ये निर्णय लिया गया कि सन 1986 में जितना अपघटन होकर ओजोन रह गया है, अब उससे ज़्यादा इसका अपघटन नहीं होना चाहिए। इसको ही क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो आप याद रखेंगे, सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UANEP बनाया गया। इसके अंदर ये निश्चित किया गया कि 1986 में जो स्तर है उससे ज़्यादा अब नहीं घटना चाहिए। इसको ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। अब आगे हम देख रहे हैं कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन जैसा कि हम देखते हैं, ये बहुत समस्या बढ़ती जा रही है, रोज ही इतना कचरा निकलता है। इसके लिए इसका निपटान करना है, इसको जितना हो सके कम करना है। इसके लिए दो तरीके के उसको बांटा गया है, एक है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और है अजैव। इसलिए आप स्कूल में देखते हैं ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है, ब्लू कलर का। ग्रीन कलर में जैविक, माना कि रोटी के पेपर वगैरह होते हैं, जो वेस्ट छिलके आदि होते हैं, जो भी जो गल सकता है, अपघटित हो सकता है समय अनुसार, उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अजैव माना प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, ये सब जो होते हैं वो अजैव, जो अपघटित नहीं होते हैं। तो इनको अलग अलग डाला जाए ताकि फिर उनका तरीके से निपटान किया जाए। अच्छा, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव, जीवाणु। आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ पड़ी हो धीरे धीरे सड़ने गलने लगती है, उनमें जो क्रिया हो रही है वातावरण के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी करते हैं। कचरा प्रबंधन की कुछ विधियां हैं, जैसे कि जैव मात्रा संयंत्र, सीवेज। तो जैव मात्रा में क्या होता है? जो भी पदार्थ होते हैं जैविक, उनको खाद में परिवर्तित किया जाता है। फिर है सीवेज। सीवेज में क्या होता है? जो नालियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनका पानी नदियों में जाता है, पर नदियों में छोड़ने से पहले बच्चे उसको थोड़ा सा साफ किया जाता है। जैसे मोटे मोटे कचड़े को जाल लगा देना, बीच में उससे हटा देना। कुछ जैविक गतिविधियों के कारण उसमें से कुछ जो जैविक पदार्थ हैं उनको हटाना,
उनको अपघटित कर देना, इस तरीके से कुछ संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, जैसे कि आपने देखा होगा ओखला की तरफ हम जाते हैं तो कितना सारा कूड़ा जमा हो रहा है। इधर सैनिक फॉर्म में आप देखते हो बांध के पास, ऐसे और भी कई जगह हमारे दिल्ली में हैं जहाँ पर कि कूड़े को जहाँ पर निचले क्षेत्र हैं उनको भरना है तो वहाँ कचड़े को डालते हैं और उसको ठीक तरीके से सेट किया जाता है। तो ये भी एक विधि है। इसके बाद आप देख रहे हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में बच्चे ये भी एक कचरे निपटान की विधि है। इसमें क्या होता है, एक छोटा गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर मिट्टी रहती है और थोड़ा उसमें माना कि कुछ भोजन आदि बच जाता है, उसको डाल देते हैं और उसमें थोड़े से अर्थवर्म, केंचुए आदि होते हैं, वो उसमें ग्रो भी कर जाते हैं। उसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो कंपोस्टिंग माना कि कचड़े को कंपोस्ट कर देना और फिर उसको ढक देना, फिर महीनों बाद उसमें क्या हो जाता है, खाद बन जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट में एक अलग चीज़ हो जाती है और कंपोस्ट में क्या हो जाता है, कचड़ा जो होता है वो खाद बन जाता है कुछ 2-3 महीने बाद, ढक देते हैं फिर उसको। जैसे आप जो किचन गार्डन होते हैं उसमें मान लीजिए गड्ढा कर दिया, वहाँ पर छिलके आलू के, केले के, जो भी छिलके दबा दिए, फिर उसे ढक दिया, कुछ समय बाद महीनों बाद आप उसे खोलेंगे, वहाँ की मिट्टी काली मिलेगी, वो एक खाद हो जाती है। पूना चक्रण में बच्चे क्या है, जैसे मान लीजिए पुरानी नई प्लास्टिक बेच दी तो पुरानी प्लास्टिक उसको गला करके कंपनियों के, इंडस्ट्रियों के द्वारा पुरानी प्लास्टिक के बर्तन आ जाएंगे। साफ पेपर रद्दी बिकती है, उससे फिर रफ रजिस्टर बन जाना। तो ये सब पूना चक्रण है। पुनः उपयोग, चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। जैसे कि मान लो कोई प्लास्टिक की बॉटल है, आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक तो नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन हाँ उनमें पौधे आदि उगा देना। कोई बड़ी बड़ी बाल्टियाँ हैं, उनको कचड़े का डब्बा बना लेना। मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट ना करें, जितना हो सके आप उसको यूज़ करें। फिर में भस्मीकरण में क्या होता है बच्चे, कचड़े को जला दिया जाता है थर्मल के द्वारा। थर्मल माना हीट देना, थर्मल उपचार माना जलाना, गर्म करना। तो उसको जला करके राख बना देते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक कचड़े का निपटान होता है और ऐसा निपटान अस्पतालों में किया, उनके कचड़े के लिए किया जाता है, क्योंकि वो रसायन होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसको भस्मीकरण कर दिया जाता है। तो बच्चे आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।